हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स के गेट और आईईएस एग्ज़ाम्स की कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड है। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी भी सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स का जो रेशियो है वो अनसब्सक्राइब्ड के कंपैरिजन में बहुत कम है और आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल की ग्रोथ और मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और हम शुरू करते हैं आज के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम को देखें तो ये आपका रिसेंटली जो अभी लास्ट मंथ में आपका गेट 2021 हुआ है उसी का एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में से। एंड इट सेज फॉर अ वेक्टर फील्ड डी इक्वल्स टू रो cos स्क्वायर phi a rho plus z square sin square phi a phi in a cylindrical coordinate system with coordinates rho, phi and z, the net flux of D leaving the closed surface of the cylinder rho equals to 3 with the z limits greater than equals to 0 to greater than equals to less than equals to 2 is। तो हमें यहाँ पे ये ABCD ऑप्शनल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको कैलकुलेट करके और जो वैल्यू है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो ये देखिए हमने बहुत सिंपल सा आपका एक ये प्रॉब्लम आ गया है जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमने अपना डिस्कशन डिटेल डिस्कशन किया अपने प्रीवियस वीडियोस में उसी पे बेस आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। और अगर हम इसको सॉल्व करें, डी क्या है? डी है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है डी इक्वल्स टू रो cos स्क्वायर फाई ए रो प्लस जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ए फाई। ओके, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो रो फाई और जेड ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है विद द लिमिट rho equals to 3 and z is greater than equals to 0 and less than equals to 2। तो ये आपसे इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से टोटल फ्लक्स जो आपका आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। रो आपका रो इक्वल्स टू 3 फिक्स है, z आपका 0 से लेके 2 तक है। ठीक है, z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 0। इस स्ट्रक्चर से टोटल फ्लक्स कितना बाहर आ रहा होगा ये आपको पता करना है, जबकि दिया गया फ्लक्स डेंसिटी आपका इस एक्सप्रेशन के साथ रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आप अगर टोटल फ्लक्स किसी क्लोज एरिया से टोटल फ्लक्स कमिंग आउट अगर हम निकालते थे तो हम क्या करते थे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस, ये डॉट है। ओके, तो किसी एरिया से कितना फ्लक्स बाहर आएगा उसके लिए हम क्या करते थे, उस एरिया में जो उस एरिया का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस डी फ्लक्स डेंसिटी। ये टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट एरिया है और ये होगा इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट एरिया ऑल्सो, है ना। तो अभी के लिए हम ऐसे करें, अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो सरफेस डिफरेंशियल सरफेस है वो हमने कैसे डिफाइन किया था? अगर हम बात करेंगे तो वो रहेगा डी रो ए रो की डायरेक्शन में क्या रहेगा? रो डी फाई डी जेड, ये रहेगा ए रो के परपेंडिकुलर आपका एरिया, और या फिर ये रहेगा डी रो डी जेड ए फाई। ओके, टोटल अगर आप इस सरफेस या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए रो के परपेंडिकुलर इतना एरिया कवर होगा, ए फाइव के परपेंडिकुलर इतना एरिया कवर होगा, एंड रो डी फाइव ये ए जेड के नॉर्मल इतना एरिया कवर होगा जब आप यूनिट अपने कोऑर्डिनेट्स को डी फाई डी जेड या डी रो से मूव करते हैं। तो ये हम अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हमने डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया है उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल एरिया की बात करें तो ये आपका रहेगा, यहाँ पे आपके पास ए रो है और ए फाई है, तो आप टोटल फ्लक्स इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। यहाँ देखिए कि रो इक्वल्स टू 3 फिक्स हो गया है, तो अगर रो इक्वल्स टू 3 है तो डी रो इक्वल्स टू क्या होगा, 0। देयर इज नो चेंज इन रेडियल डिस्टेंस ऑफ दिस एरिया। ठीक, तो अगर आप इसको बात करेंगे तो डिफरेंशियल एरिया का ये वाला कंपोनेंट आपका 0 हो गया, एज वेल एज आपका ये वाला कंपोनेंट भी 0 हो गया। तो डिफरेंशियल एरिया जिससे कि बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना होगा वो केवल इस पे डिपेंड करता है। तो डी एस जो है वो केवल ये कंसिडर होगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे फाई का कोई सेक्शन दे दिया जाता, रो का कोई सेक्शन दे दिया जाता, एक डिफरेंशियल एरिया से आपको अगर पूछा जाता रो की भी लिमिट होती, तो आप इनमें से ए रो को भी कंसिडर करते, ए फाई को भी कंसिडर करते। ए रो और ए फाई है, डॉट प्रोडक्ट में आपके केवल दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स है वही यूनिट वॉल्यूम देते। ए जेड जो है वो आपका ए रो डॉट ए जेड, ए रो ए फाई डॉट ए जेड, ये सब 0 हो जाने। अगर तीनों एक्सप्रेशन होते तो आपको तीनों सरफेस जो है वो कंसिडर करने होते। तो अभी के एग्जांपल में आप केवल इसे कंसिडर करेंगे, तो आप लिखेंगे लिमिट क्या क्या है, आपको z की लिमिट दी हुई है 0 से 2, एज वेल एज अगर लिमिट नहीं दी है तो हम इस पूरे क्लोज सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें जो आपका फाई है, फाई आपका यहाँ से लेके अगर आप इस पेपर को, प्लेन को अगर मूव करेंगे तो फाई आपका 0 से लेके 2 पाई, अगर आप कंप्लीट कवरेज की बात करें तो 0 to 2 पाई। ओके, और आपका ये रह जाएगा रो कॉस स्क्वायर फाई ए रो प्लस जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ए फाई, ये आपका डी है, डॉट डी एस में क्या आएगा, रो डी फाई डी जेड ए रो। ओके, ए रो एंड ए रो का डॉट प्रोडक्ट 1 रहेगा, ए फाई और ए रो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना है। तो अगर जब आप डी और डी एस के बीच में, ये है आपका डी फ्लक्स डेंसिटी, ये है आपका डिफरेंशियल एरिया जो कि क्लोज सरफेस बना रहा है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 to 2, ये z की लिमिट्स है 0 to 2 पाई, ये आपकी फाई की लिमिट्स है, और ये आपका रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी फाई डी जेड। इज इट ओके? जेड स्क्वायर जो ए फाई डॉट ए रो विल बी 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले आप z के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये रो स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, रो स्क्वायर ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई 0 to 2 पाई, और आप डी जेड तो ये आपका हो जाएगा z विथ लिमिट 0 to 2। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रो स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पे डी फाई और लिखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, कॉस स्क्वायर फाई आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 फाई बाई 2, और उसे जब आप सॉल्व करेंगे 56.55 कूलाम। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर 56.55 कूलाम। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए लिखेंगे तो दिस शुड बी 56.55 कूलाम। सेकेंड प्रॉब्लम भी आपकी डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी, या आप जिसे फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं उसी पे बेस्ड है। आपकी जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसी का एक डिफरेंट वेराइटी है। 2 कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शीट्स ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट इन फ्री स्पेस. Rho s equals to 5 coulomb per meter square at r equals to 2 meter and rho s equals to minus 2 coulomb per meter square at r equals to 4 meter. The displacement flux density d at r equals to 3 meter is, ये आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम में आया हुआ एक प्रॉब्लम है और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहले तो आप इसको जब विजुअलाइज करेंगे तो ये आपसे ऐसे कह रहे हैं कि r इक्वल्स टू 2 मीटर पे आपने एक इस तरह का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो आपने रख रखी है, और दूसरे कलर से बनाए r इक्वल्स टू
इसका क्या डेंसिटी क्या है आपका 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर इस सरफेस पे। और एक और आपके पास सरफेस है जिसका कि अगर आप इस तरह से कंसिडर करें, रेडियस जो है वो 4 है और इसकी जो डेंसिटी वो क्या दे रखी है -2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो था आपका, ये है आपका r इक्वल्स टू 2 मीटर और यहाँ पे जो आपका r है, ये जो r है ये आपसे पूछा गया है 4 मीटर और आपसे पूछा है कि आप 3 मीटर के r इक्वल्स टू 3 मीटर का अगर आप एक सिलेंड्रिकल सेक्शन कंसिडर करें तो इसमें टोटल फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी। वेरी सिंपल, यहाँ पे हमें दो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, एक r इक्वल्स टू 2 मीटर पे, एक r इक्वल्स टू 4 मीटर पे है। अगर आपको r इक्वल्स टू 3 मीटर अगर आपको कंसिडर करना है तो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम में और आपका जो गॉस लॉ है दैट सेज कि जो आपका एनक्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है वही चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा टोटल आउटकमिंग फ्लक्स में। इस सर्किल में r इक्वल्स टू 3 मीटर के सर्किल में, सर्कुलर ये जो आपने इसका कट सेक्शन कंसिडर किया है उसके अंदर केवल r इक्वल्स टू 2 मीटर वाला टोटल चार्ज आएगा। इसके बाहर जो कि -2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर का एक और सिलेंडर रख रखा है। आप दो सिलेंडर इमेजिन कर सकते हैं, एक ये जो r इक्वल्स टू 2 मीटर रेडियस का है और इस पे 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाहर एक और आपका 4 मीटर रेडियस का एक और आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस पर -2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। बीच में, इन दोनों के बीच में जो आपका फ्री स्पेस है r इक्वल्स टू 3 पे, उस आपका सर्कुलर जो आपका एरिया है क्लोज्ड एरिया, उसमें आपसे फ्लक्स डेंसिटी पूछिए। तो आप जब r इक्वल्स टू 3 को कंसिडर करेंगे तो उसमें कवर होने वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब r इक्वल्स टू 2 वाला जो सिलेंडर है जिसपे कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल वो कंसिडर होगा। उसके बाहर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वो टोटल फ्लक्स लिविंग आउट ऑफ दैट सरफेस नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो पहले तो हम ये निकालें कि r इक्वल्स टू 2 पे Q कितना होगा। Q होगा आपका, आपने जो चार्ज डेंसिटी Q विल बी रो एस है ना, Q विल बी रो एस इंटू एरिया ऑफ चार्ज। आपका जो चार्ज जो सिलेंडर है, चार्ज सिलेंडर, तो ये क्या हो जाएगा टोटल Q टोटल विल बी 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर इंटू इस, अगर हम h हाइट का एक मान लीजिए, अगर हम एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर इंटू 2 पाई r h, 2 पाई r सर्कुलर आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसका, एज वेल एज हाइट ऑफ द सिलेंडर। यही रहता है सिलेंडर का अगर आप सरफेस एरिया निकालना चाहें। 2 पाई r क्या है, r इक्वल्स टू 2 और h को आप एक बार एक कांस्टेंट लीजिए, तो Q टोटल विल बी 5 इंटू 4 पाई h कूलाम। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल चार्ज। अब आपको r इक्वल्स टू 3 रेडियस के सरफेस एरियाज पे डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी D निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है D एट r इक्वल्स टू 3 will be total charge enclosed by that area divided by area of circular cylindrical closed surface, that is 2 पाई r of जो आप सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं, यह है 3। ठीक, इस सिलेंडर पे टोटल चार्ज हो गया 20 पाई h कूलाम। ओके, अब आप r इक्वल्स टू 3 का जब रेडियस का जब आप एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर चार्ज इतना ही है, लेकिन एरिया जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप एरिया इस सिलेंडर का डिवाइड करेंगे। इस सिलेंडर का एरिया होगा 2 पाई 3h, 2 पाई r है 3, तो 2 पाई 3h। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिखिए 20 पाई h कूलाम डिवाइड बाय
6 पाई h। तो ये आपका आ गया। और डायरेक्शन जो रहेगी वो आपकी, अगर आप रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 10/3 कूलाम AR D एट रेडियस R इक्वल्स टू 3 मीटर के सिलेंड्रिकल सरफेस पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, आई करेक्ट, ये कूलाम है, ये मीटर स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर होती है। डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट कूलाम पर मीटर होती है, और आपका जो टोटल फ्लक्स है दैट हैज़ अ यूनिट ऑफ कूलाम। तो ये आपका ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 और 4। ये हमारे रीसेंट, जो हमने अभी रिसेंटली प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का इंटर रिलेशनशिप जो था कैलकुलेट करना सीखा था, उस पे बेस्ड है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर 3 सेज द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज V इक्वल्स टू 10/4 plus 20x cube. If epsilon naught is the permittivity of free space, what is the charge density rho V at the point 2, 0? ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि अगर आपको इजीली जो कैलकुलेट कर सकने वाला या मेजर कर सकने वाला क्वांटिटी है वो पोटेंशियल है, तो जनरली आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं होता है, और आप मेजर करके पोटेंशियल फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। उस पोटेंशियल फील्ड से आप वापस रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, हमने कंक्लूजन निकाला था कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन पोटेंशियल फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें, यहाँ पे ये हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है, अगर हम ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ये रहेगा del V बाय del x ax प्लस del V बाय del y ay प्लस del V बाय del z az। इस तरह से आप ग्रेडियंट निकालते हैं। अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो माइनस, आप इसे x, y और z के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसे आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। v आपका दिया गया है, हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं, v इक्वल्स टू 10y4 प्लस 20x क्यूब। इस पूरे एक्सप्रेशन को v को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 60x स्क्वायर ax प्लस आप इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 40y क्यूब ay, और z के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 है, सो दिस विल बी 0। तो यह आ गया है एक्सप्रेशन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन है तो आप फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E दैट विल बिकम माइनस एप्सिलॉन नॉट, और आप ये एक्सप्रेशन लिखिए 60x स्क्वायर ax प्लस 40y क्यूब ay। ये आ गया है एक्सप्रेशन आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। ये है आपका dx और ये है आपका dy। अगर हम इनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करें तो ये क्या है, इसका x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट। फिर हमने जो डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा था, रो v आपकी जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ d। डाइवर्जेंस ऑफ d को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। और डाइवर्जेंस अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकालना है तो आप क्या लिखते हैं, डेल dx बाय dx प्लस डेल dy बाय dy प्लस डेल dz बाय डेल z। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये आपका dx है, ये एक्सप्रेशन, इससे अगर आप माइनस एप्सिलॉन नॉट आप बाहर कर कॉमन चलने दीजिए, ठीक है, और अगर आप इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 120x। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 60x स्क्वायर को तो 120x प्लस dy को y के रेस्पेक्ट में जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120y स्क्वायर। ये आ गया है आपका रो v। आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट 2 and 0। व्हाट डज इट मीन, x इक्वल्स टू 2,
वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो रो वी क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट x इक्वल्स टू 2, ये आ गया आपका 240, और y इक्वल्स टू 0 रखने से ये टर्म 0 हो गई। तो फाइनल आंसर इज माइनस 240 एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी हमने की थी, उसी का एक वैरायटी है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो आपका थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल बेसिक्स पे बेस्ड है। इट सेज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन by this -2y cube -3yz square ax -6xy -3x z square ay plus 6xyz az is the electric field in a source free region, a valid expression for the electrostatic potential is। यहाँ पे ऐसा है कि जो पॉसिबल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन के लिए भी आपका आ सकता है, लेकिन इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पोटेंशियल एक्सप्रेशन से जनरेट हो सकता है। पहले तो आप ये चेक करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर आपको V अगर आपको दिया हुआ हो तो उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करके आप E इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो आप इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन देखिए जिसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करने पे ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इससे क्या, अब यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट क्या होता है, dv बाई डी एक्स ए एक्स, डी बाई डी वाई ए वाई, डी बाई डी जेड ए जेड। आप ये देखिए कि ए एक्स ई का जो ई एक्स कंपोनेंट है ये है ई एक्स, ये है ई वाई और ये है ई जेड। ई एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे ये आना चाहिए, जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे ये आना चाहिए। तो आप इन एक्सप्रेशंस में से चेक करिए कि कौन से एक्सप्रेशन को x से 1 बाई 1 आप करिए। 2y क्यूब माइनस 3, तो 2y क्यूब इसमें से भी आता है, लेकिन इसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो 2y क्यूब, तो ये b आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसे x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 3 नहीं आना है, और ये आएगा ही नहीं, 3x के रेस्पेक्ट में ये भी नहीं आएगा। तो पहला जो आप EX है उसको लेके इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं आना है। तो हम ये देखते हैं ये एक्सप्रेशन बचा, इसे क्या है, ये आपका डी ऑप्शन क्या है, v इक्वल्स टू 2xy क्यूब माइनस 3xy z स्क्वायर। इसे x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो EX क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है 2y क्यूब माइनस 3yz स्क्वायर, 2y क्यूब माइनस 3yz स्क्वायर। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, y के रेस्पेक्ट में ये बन जाएगा 6xy स्क्वायर। अब हम इसे अगर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6xy स्क्वायर माइनस 3xz स्क्वायर। ये आपका सेम टर्म आ गया है। सिमिलरली अगर आप इसे z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ 0, ये क्या आ गया आपका माइनस 6xyz। आप ये देखिए कि अगर आप इन तीनों को मैच करते हैं तो आपके EX, EY और EZ इस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रेडियंट कैलकुलेट करने पे आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। तो इसका जो पॉसिबल a valid expression or a possible expression for electrostatic potential will be option D. Keep learning, keep watching. Thank you.